लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे कि मैं पिछड़ों का रहनुमा हूँ, मैं दलितों का रहनुमा हूँ, मैं महिलाओं का रहनुमा हूँ, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ। तो आप उनसे पूछेंगे कि आप 89% रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि उस जो 15% अगड़ी जातियाँ हैं उसमें 5% मुसलमान भी है, जिसका एक ही प्रतिनिधित्व तो लालू प्रसाद यादव जी करते हैं उसके इंटरेस्ट का। तो अब तो लोग पूछेंगे ना कि 14% को तो सब कुछ मिला, बाकी को क्या मिला। एक तो सवाल ये मैं बार बार कह रहा था कि कुर्मियों का संख्या जो है वो 2.5% के करीब है और अभी इस जनगणना में 3% से थोड़ा कम है। तो नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि जिसकी संख्या 3% से कम है वो भी अगर सबको साथ में लेके चले तो 20 साल तक राज कर सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। अभी हाल ही में बिहार में जाति जनगणना हुई है और उसका रिजल्ट आया है, उसी को लेकर सब तरफ चर्चा है। आज हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी। बात करेंगे कि बिहार में जो जाति जनगणना आई है उसको किस तरह से देखते हैं और क्या उस पर उनका आकलन है। अभी सर जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उसमें यादव 14% हैं, संख्या उनकी कितनी है, और भी कई सबको रखा है, पिछड़ा अति पिछड़ा सबकी संख्या है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको हिस्टोरिकल जो नॉलेज हमारे पास है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि आज रिलीज हुआ है, अब इफेक्ट तो बाद में आएगा ना। सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जनगणना है वो पहले से होता आ रहा है। उसकी जनसंख्या जो जनगणना है कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा हम देख रहे हैं कि उसका प्रभाव समाज पे लगभग नगण्य है। लेकिन अगर हम प्रभाव की बात करें और इस जनगणना के प्रभाव की बात करें तो यादव 14% ज़रूर है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो अति पिछड़ा है वो लगभग 36% है और जो पिछड़ा है वो 27% है। तो यादव इस 27 में 14% है। और अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र से बात हो रही थी कि लोग जो लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे कि मैं पिछड़ों का रहनुमा हूँ, मैं दलितों का रहनुमा हूँ, मैं महिलाओं का रहनुमा हूँ, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ। तो आप उनसे पूछेंगे कि आप 89% रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि उस जो 15% अगड़ी जातियाँ हैं उसमें 5% मुसलमान भी है, जिसका एक ही प्रतिनिधित्व तो लालू प्रसाद यादव जी करते हैं उसके इंटरेस्ट का। तो अब तो लोग पूछेंगे ना कि 14% को तो सब कुछ मिला, बाकी को क्या मिला। एक तो सवाल ये, लेकिन ये सवाल उस पर डिपेंड करेगा कि राजनीति होती कैसी है, सवाल पूछने वाला कितना सही तरीके से जनता के बीच ले जाता है। लेकिन हमारे पास एक उदाहरण नीतीश कुमार जी का भी है। मैं बार बार कह रहा था कि कुर्मियों का संख्या जो है वो 2.5% के करीब है और अभी इस जनगणना में 3% से थोड़ा कम है। तो नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि जिसकी संख्या 3% से कम है वो भी अगर सबको साथ में लेके चले तो 20 साल तक राज कर सकता है। तो यही सुविधा बाकी लोगों के साथ भी है। नहीं, तो जैसे आपने नीतीश कुमार जी की बात की, तो लालू जी भी तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रहे और आज ही वो सत्ता में है, नीतीश जी के साथ हैं। तो कह रहे तो ये वो भी तो साथ लेके चल रहे हैं ना। हाँ, यस, यहाँ वहाँ पे अंतर है। वहाँ पे अंतर ये है कि एक माई समीकरण था कि यादव जो है 14% है प्लस मुस्लिम है और बाकी जिस जाति का कैंडिडेट होता है जो वहाँ वो लोग वोट कर ही देते हैं, तो इस तरीके से उनका वोट था। लेकिन नीतीश कुमार की जो अपनी जाति का वोट है वो तो सिर्फ 3% से भी कम है। लालू प्रसाद यादव के पास 14% वोट है, जो कि एक साइजेबल नंबर है। और आप अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा में देखें कि कितने वोट ला के लोग जीत रहे हैं, तो 51% वोट ला के लोग नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, डिवाइड हो जाता है। तो 30% 40% वोट ला के लोग जीत रहे हैं, जिसमें 40% में से तो 14% का खुद की जाति का हो गया। तो ये अंतर है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग जो उतावले हो रहे हैं, इससे पहले जो हो रहे थे, तो हमको थोड़ा स्कॉलरली देखना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जनगणना पहले से होता आ रहा है उस पर राजनीति होते हुए व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं देखा, बल्कि मैंने इस पर PhD भी किया है। तो मैंने वो SC ST लोग वो भी तो कहते हैं कि अभी हमारी जाति जनगणना चाहिए। वो भी अभी कहते हैं जब आप फिर हर साल होता है, लेकिन उसके बाद भी वो जाति जनगणना मांग करते हैं। नहीं, अब जो लोग मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कौन लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनगणना हर जनगणना के साथ होता है वो। और इसलिए नहीं होता कि सरकारें चाहती नहीं चाहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है और शेड्यूल ट्राइब को वो उनके जनसंख्या अनुपात में मिला हुआ है। तो जब जनसंख्या अनुपात में रिजर्वेशन तभी सुनिश्चित करेंगे ना जब डेटा होगा, तो वो डेटा इसलिए इकट्ठा किया जाता है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि OBC वाले मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हमारे पास तो डेटा नहीं है, कई बार पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो पूरे देश की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल बिहार की बात कर रहा हूँ। अब बिहार के जो न्यायपालिका है उसके पास ऐसी कोई बहाना नहीं बच जाएगा कि हमारे पास आपके पास डेटा कहाँ है। मान लो कि हमको अति पिछड़ा को रिजर्वेशन देना है, तो पहले तो जज साहब बोलते थे ना कि डेटा दिखाओ, अब तो डेटा है उनके पास और ये डेटा सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंस करने से मना कर दिया था।
तो ये एक तरह से अच्छी बात है। अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि बिहार के तरक्की के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपका कहने मतलब ये है कि जो अभी हुआ है, तो अब पटना का जो हाई कोर्ट है वो अब ओबीसी को और अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने में सक्षम है, वो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता। हाँ, क्योंकि ये हो ये रहा था कि सरकारें लालू जी की भी थी, नीतीश कुमार जी की भी थी, राबड़ी देवी बीच में सीएम थी। तो होता ये था कि जज साहब का मेन मकसद जजमेंट न्याय करना नहीं था, अड़ंगा लगाना होता है। मतलब मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ये कोर्ट का ये चीज़ें है, तो अड़ंगा कम से कम अब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो है शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में पिछड़े, अति पिछड़े, सबका ये जो है संख्या हमारे सामने है और आधिकारिक जनगणना है। आप बिहार से आते हैं, बिहार से आप अगर बिहार में जिस तरह जाति जनगणना हुई है उससे आप कैसे, आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, क्या कहना है? और देखिए, भारत की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए है। तो पहले ये था कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी XYZ पिछड़ा है कि नहीं है। अब तो हमारे पास डेटा है ना, तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक जो बार बार क्रिटिक किया जाता था कि आप जो है 1931 का डेटा यूज़ कर रहे हैं, और जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सही नहीं था। 1931 में समाज कुछ और था, आज समाज कुछ और है। तो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। दूसरी बात ये है कि अब जो दबाव केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जनगणना कराएंगे तब उनके पास बिहार के नेताओं का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉइस होगा कि हमने कराया है, आप भी कराओ। अब तो कोई अड़ंगा नहीं रहेगा। इसके बाद उन्होंने रोहिणी कमेटी बनाई है। रोहिणी कमेटी के रिकमेंडेशन कैसे लागू करेंगे, केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मामला है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो तभी सॉल्व होगा जब डेटा होगा। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार सरकार ने जो रास्ता दिखाया है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसे वो आगे बढ़ाए। नहीं तो नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, अब केंद्र पे वो जम के बरस सकते हैं। ये बात। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी। इन्होंने कहा था कि अब पटना हाई कोर्ट को या नरेंद्र मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है और वहाँ के रिजल्ट भी आ चुके हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। धन्यवाद।